वेरी गुड मॉर्निंग लर्नर्स। मैं लर्नर्स इसलिए कह रहा हूँ कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो जीवन भर चलते रहता है। तो लर्नर्स कहकर इसलिए संबोधित किया हूँ कि जो भी लोग या बच्चे ग्रामर्स इंग्लिश ग्रामर की अगर जानकारी चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। उसमें 3 तरह के लोग हो सकते हैं, 3 तरह के लर्नर्स हो सकते हैं। एक तो वो जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी क्लासेस में हैं, उनको कभी कभी सीखने में प्रॉब्लम होता है। वहाँ एक दिक्कत ये रहती है कि जो हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी के बच्चे होते हैं, खास करके जो ब्रिलियंट, जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट इंग्लिश सीखने में नहीं होता, इसलिए कि जो बुक्स होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या खासकर हायर सेकेंडरी में 11-12 में, वो इंग्लिश में ही होते हैं। मैथ का जो स्टेटमेंट होता है वो भी इंग्लिश में होता है। तो चूँकि उनको फिजिक्स पढ़ते समय, केमिस्ट्री पढ़ते समय, और टीचर्स भी ऐसे हैं जो काफ़ी ये इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो वहाँ एवरेज स्टूडेंट होते हैं या जो स्लो लर्नर्स होते हैं, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा सा समझने में, या समझ लीजिए कि बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्वेश्चन पूछने में या आंसर देने में उनको दिक्कत होती है। और ख़ास करके जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये होता है, मान लीजिए कि उनका जो गोल होता है वो कोई ना कोई ये मान लीजिए टेक्निकल, ये चाहते हैं टेक्निकल एग्ज़ाम निकालना, कोई मेडिकल तरफ जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग तरफ जाना चाहता है, तो वो लोग ज़्यादा उसी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में ज़्यादा टाइम देते हैं, ज़्यादा डिवोटेडली इंटरेस्टेड रहते हैं उसमें, इसलिए। और ख़ास करके इंग्लिश वहाँ ये भी रहती है, जो मेडिकल का बुक्स होता है या जो इंजीनियरिंग के बुक्स होते हैं, तो उस तमाम बुक्स इंग्लिश में ही होते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वो अगर मेडिकल का जो बुक है, इंजीनियरिंग का जो बुक है, उसमें इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ते हैं, तो उनको इतना तो कम से कम बोलने चालने पर तो अंग्रेजी आ ही जाती है, तो ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर कहीं फॉरेन कंट्री में अगर उनको जॉब हुआ तो फिर वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे सब हो जाता है। खास करके वो बच्चे जो थोड़ा स्लो लर्नर्स हैं, उनको थोड़ी परेशानी होती है। तो एक ऑडियंस या लर्नर्स तो वो हैं सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के बच्चे। दूसरे हमारे लर्नर्स वो हो सकते हैं जिनको कंपटीशन दे रहे हैं या देना चाहते हैं। कंपटीशन में चाहे छोटा कंपटीशन हो या बड़ा कंपटीशन हो, जिसमें जहाँ भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी की ज़रूरत होती है, अंग्रेजी का क्वेश्चन आता है, तो वो बच्चे भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको कंपटीशन देना है, जो भी कंपटीशन हो, छोटा हो बड़ा हो, तो वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। और तीसरे वे लोग जुड़ सकते हैं
जो मान लीजिए कि जॉब में तो चले गए, हो सकता है ऐसा होता है कि बिना कहिए कि ज़्यादा अंग्रेजी की ज़रूरत के, बिना ज़्यादा ज़रूरत के वो चले गए, जॉब में तो चले गए, लेकिन वहाँ उनको थोड़ी परेशानी हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई ये हो, कोई लेटर टाइप करना हो, कोई मान लीजिए बिजनेस लेटर्स जो होता है उसको भेजना हो, तो उसमें उनको थोड़ी बहुत परेशानी अगर होती है तो वो लोग भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए कि मेरा जो ये है, जो मेरा मकसद है वो है, चूँकि मैं करीब करीब 40 साल से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, तो मैं करीब 25-30 साल शिक्षण संस्थानों में भी पढ़ाया हूँ। उसके बाद फिर कोचिंग वगैरह, ट्यूशन वगैरह, खैर जो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो तीसरे टाइप के जो हमारे लर्नर्स होंगे, जिनको इच्छा है कुछ अंग्रेजी सीखने की, तो वो भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे अलग वो बच्चे जो मान लीजिए इंग्लिश ऑनर्स रखे हैं या एमए इन इंग्लिश कर रहे हैं, वो बच्चे भी कि चूंकि वो जो 3 कैटेगरी हमने बताए, तो वो 3 कैटेगरी मैंने इसलिए बताया कि वहाँ कुछ ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये जो कैटेगरी है ये उतना बड़ा ये नहीं है, उतना बड़ा कह लीजिए कि मास लेवल पर आजकल बहुत कम बच्चे इंग्लिश ऑनर्स रखते हैं। ऐसे आज से करीब करीब अगर हमारा मान लीजिए जब मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया था, आज से करीब करीब 46-47 ईयर्स बिफोर, समझ लीजिए 78, तो करीब करीब हो ही गया 47-48 ईयर्स। तो उसके बाद मैंने जब इंग्लिश में एमए किया तो मेरा सेशन 80-82 था, तो उसके भी करीब करीब 44-45 साल हो गए जब मैंने इंग्लिश में एमए किया था। तो मेरे कहने का ये है, मतलब ये है कि जो चौथे ये जो कैटेगरी है, ये जो क्लास है, तो इस क्लास के बच्चे कुछ कम हो सकते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो लिटरेचर, वहाँ ग्रामर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, वहाँ लिटरेचर की ज़रूरत रहती है, तो उनको मैं लिटरेचर में हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरे ये जो है चैनल, तो मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश ग्रामर टीचर 58, इंग्लिश ग्रामर टीचर 58। और इससे जो जुड़ेंगे, इससे जो बच्चे जुड़ेंगे, एक ही यूट्यूब चैनल है, इस प्लेटफॉर्म से मैं इंग्लिश टीचिंग करूँगा, इंग्लिश पढ़ाऊँगा। इंग्लिश ऐसे बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आप कहेंगे कि राम ने कहते हैं कि राम ने मोहन को मारा, राम ने मोहन को मारा, ये हिंदी से शुद्ध सेंटेंस है, लेकिन अंग्रेजी में ना तो ने कहने की जरूरत है, ना तो को कहने की जरूरत है। वो डायरेक्ट आप कहेंगे राम हिट मोहन,
राम हिट वन, ऐसे कहेंगे। वहां न तो ने की जरूरत है, न तो को की जरूरत है। अब एक और उदाहरण सुनिए। अब अगर आप कहें राम ने रोटी खाई और सीता ने भात खाया, सीता खाया और राम खाई। अब इसलिए ये हुआ कि जहां हम ने लगाते हैं तो जो क्रिया होती है, वर्ब जो होता है, वो वर्ब के अनुसार, वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो वहां ऑब्जेक्ट रोटी है तो राम ने खाई, और यहाँ भात है जो पुल्लिंग है तो सीता ने भात खाया। अंग्रेजी में ये प्रॉब्लम नहीं है, अंग्रेजी में ये प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे सीधे ऐसे कहेंगे कि राम एट ब्रेड, सीता एट राइस, सीधे ऐसे कहें, कहीं ये सब समस्या नहीं रहती है। हाँ, ये होता है कि थोड़ी समझदारी की जरूरत होती है। समझदारी की जरूरत होती है कि ये जो नंबर है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, तो ये जो नंबर है इससे तो वर्ब ये होता है, वर्ब समझ लीजिए कि इफेक्ट, हाँ, वर्ब पर इफेक्ट है, नंबर का होता है, लेकिन जेंडर का नहीं होता। जेंडर का वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं होता। सीता गोज, राम गोज, कहीं इसका, अब हिंदी में क्या है, सीता जाती है, राम जाता है। तो इंग्लिश में वर्ब पर जेंडर का असर नहीं होता है, वहां नंबर का असर होता है। जैसे मान लीजिए सीता गोज, राम गोज, सीता एंड राम गो, जैसे ही प्लूरल हुआ तो फिर वो वर्ब में जो आपने ईएस लगाया था वो हट जाएगा, जो भी सफिक्स जो ईएस आपने लगाया वो हट जाएगा। तो यही यह कारण है जिससे मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश बड़ा सिंपल लैंग्वेज है। दिक्कत वहां क्या होती है कि इंग्लिश में बहुत सारे, बहुत क्या, ये समझ लीजिए कि मेजॉरिटी, हाँ, ऑफ द वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये कह लीजिए कि दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत आती है कि इसका क्या अर्थ हुआ। एक बार मैं अपने क्लासरूम में बच्चों से कहा, चूंकि बच्चों से ही बुक लेकर तो पढ़ाया जाता है, तो बच्चों से कहा कि टेक मी योर बुक। अगर मैं कहता कि गिव मी योर बुक तो बच्चे समझ लेते, बच्चे बुक दे देते पढ़ाने के लिए, कोई बच्चा दे देता मुझे बुक पढ़ाने के लिए। लेकिन मैंने कहा टेक मी योर बुक, अब उनको लगा कि क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं लेने के लिए, तो इनके पास तो कोई बुक है नहीं। और फिर उधर कह रहे हैं योर बुक। अगर कहते, ऐसे कहते कि टेक माई बुक, तो फिर इनके पास बुक है भी नहीं। तो ये कह रहे हैं टेक मी योर बुक, इसका क्या मतलब? अब सोचिए कि मैं कहा कि टेक मी योर बुक, इसका मतलब हुआ कि तुम अपनी किताब लेकर मेरे पास आओ, या अपनी किताब मेरे पास लाओ। तुम अपनी किताब मुझे दो, मेरे पास लाओ, ये मतलब। लेकिन बच्चे, जब कोई नहीं लाया बुक तो मैंने कहा गिव मी योर बुक।
तो कई बच्चे बुक लेकर दौड़े। यही दिक्कत होती है इंग्लिश में कि एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं, एक वर्ड के कई अर्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कहा कि ही इज ए मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, तो ही इज ए मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक ने ये अर्थ लगाया कि उस आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा ज्ञान है। एक ने ये अर्थ लगाया कि उसको अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अच्छा ज्ञान है, इसलिए उसको ये कह रहे हैं कि ही इज ए मैन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेकिन जो कहने वाला था वो कहना चाह रहा था कि ये जो आदमी है, ये आदमी मजबूत शरीर का आदमी है, इसका शरीर काफी मजबूत है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान के अलावा शरीर भी होता है। जो भी बनावट है, जो भी मान लीजिए कि जितने भी कोई भी चीज आप बनाते हैं, कोई भी सामान, तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसको, उस बनावट को आप कंस्टिट्यूशन कह सकते हैं। जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, जिसमें कंस्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, उसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं आप। तो इस तरह से मैं कह रहा हूं कि कई, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे एक बार एक बच्चे ने अपने साथी से पूछा कि हैव यू टेकन योर लंच। तो चूंकि लंच का टाइम था, लंच हो गया था स्कूल में, तो वो कहना चाह रहा था कि हैव यू टेकन योर लंच, यानी तुमने अपना लंच खा लिया। उसने पूछा ऐसे कि तुमने लंच खा लिया। लेकिन उसने समझा कि पूछ रहा है कि तुम लाए हो, मतलब वुड यू शेयर माई लंच, वुड यू शेयर माई लंच, मतलब अगर नहीं लाए हो तो मेरे साथ खाना खा लो। वो ये कहना, वो ये समझा। तो उसने, वो कंफ्यूज कर गया। उसको लगा कि क्या पूछ रहा है, लाने का पूछ रहा है कि, और बच्चा संयोग से लंच नहीं लाया था उस दिन। तो उसने कहा या मतलब उसको लगा कि पूछ रहा है कि तुमने खा लिया। तो चूंकि वो थोड़ा सा शर्मिंदा नेचर का बच्चा था, तो उसने कहा या मतलब हमने खा लिया, जबकि वो लंच ले नहीं गया था, लंच नहीं ले गया था, और वो थोड़ा सा शर्मिला स्वभाव का था, इसलिए उसने कहा था या आई हैव टेकन। जबकि वो पूछ रहा था, जो ये था, क्वेश्चनर था, वो पूछ रहा था कि तुम खाया है कि नहीं, तुम लंच खा लिया। लेकिन यही अर्थ उसने ले लिया कि यही पूछ रहा है कि तुमने खा लिया। तो शर्मिला था, कह दिया कि हाँ खा लिया। तो लंच तो वो ले नहीं गया था, खाएगा कहां से? अगर वो ये समझा होता
कि पूछ रहा है कि तुम आज लंच लाए हो कि नहीं, तो वो कह देता कि हाँ आई हैवंट टेकन। अगर वो ये कहता कि नो, तो वो पूछता कि भाई लंच के समय में तुम काहे नहीं खाए हो, तो बात खुल जाती कि नहीं लाया है इसलिए नहीं खाया है। तो कभी कभी एक जो शब्द होता है उसके कई अर्थ होते हैं और इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस बच्चे ने फिर ऑफर नहीं किया शेयर करने के लिए, रिक्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि वो जब कह दिया कि हाँ ये खा लिए तो फिर उसने नहीं किया। लेकिन वो बच्चा रह गया भूखा, क्योंकि लंच तो ले नहीं गया था। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश को थोड़ा कठिन इसलिए लोग मान लेता है कि इसके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। और जहां तक ग्रामर का सवाल है, तो इंग्लिश ग्रामर भी बहुत आसान है। जैसे आप संस्कृत में आप देखते हैं कि बहुत कुछ ये करना पड़ता है, लर्न बाय रोट, इसको रट्टा मारना या रटने की बात क्रैमिंग करने की बात होती। तो उसमें जो दिक्कत आती है, उसमें दिक्कत आती है कि हर बच्चे या हर लर्नर या हर कहिए कि व्यक्ति की बस की बात नहीं होती कि सब कुछ वो रट ले। हाँ, इंग्लिश में कुछ जो इररेगुलर वर्ब्स होते हैं उसको थोड़ा सा, जहाँ ईडी डी लगाकर पास्ट या पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, तो उसमें तो समस्या नहीं आती है। लेकिन कुछ इरेगुलर होते हैं तो जिसमें डी ई डी लगाकर हम नहीं बनाते हैं वर्ब को पास्ट या पास्ट परफेक्ट, तो वहाँ क्या होता है कि उसको याद करना पड़ता है, लर्न बाय रोट। उसमें थोड़ी सी हो सकती है थोड़ी सी परेशानी, लेकिन बाकी और कहीं कुछ रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, सिर्फ समझ लेने की ज़्यादा जरूरत होती है। और समझने की जो जरूरत होती है वो भी बहुत कठिन नहीं होता है। तो आज मेरा ये इंट्रोडक्शन था। इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने ये बताया आपको कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, हमारे कौन लर्नर्स हो सकते हैं, इंग्लिश कितना इजी लैंग्वेज है, और साथ ही साथ यह भी मैंने बताया आपको कि उसमें कहाँ कहाँ थोड़ी कठिनाई होती है सीखने में, कहाँ कहाँ थोड़ा लर्न बाय रोट कह लीजिए, लर्निंग बाय रोट करना होता है। तो और साथ ही साथ ये भी मैंने बताया कि किस तरह के लोग हमसे बेनिफिटेड हो सकते हैं, हमारा बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं, ये भी मैंने बताया। तो ये जो तमाम चीजें हमने बताए, तो इन तमाम चीजों में आप किस कैटेगरी में अपने को रखते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, रखकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर एक बार मैं बता देता हूँ, मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश ग्रामर टीचर 58, इंग्लिश ग्रामर टीचर 58। जब भी यूट्यूब में आप जाकर इसे क्लिक करेंगे तो फिर हमारे क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, मैं कल से एक क्लास शुरू करूँगा। कल 8 जून है, तो 8 जून से मेरा क्लास शुरू होगा, याद रखिएगा। और प्रतिदिन मैं एक क्लास, मेरा जो क्लास होगा 1 घंटे का होगा। मेरा क्लास 1 घंटे का होगा और प्रतिदिन मैं क्लास लूँगा। जो भी हमारे जो लर्नर्स हैं वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।